बच्चों कल एनवायरमेंट डे था, ठीक है, एनवायरमेंट डे था, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज प्लास्टिक का यूज आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। मैं प्लास्टिक की बात क्यों कर रही हूँ, एनवायरमेंट से रिलेटेड चीज है। मतलब देखो प्लास्टिक जो है आपने देखा होगा, प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। देखो दो मटेरियल्स होते हैं, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होता है, जो घुल जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, दैट डिकम्पोज, ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो डिकम्पोज हो जाता है, घुल जाता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, जो डिकम्पोज नहीं होता, डोंट डिकम्पोज। ठीक है, जो डिकम्पोज नहीं होता है वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल, और जो डिकम्पोज हो जाता है वो है बायोडिग्रेडेबल। मतलब घुल जाना। देखो अब घुलना क्या है, देखो आप जैसे फ्रूट वगैरह काटते हैं, जो फ्रूट के छिलके, आपकी मम्मा वेजिटेबल्स खाना बनाती हैं, वेजिटेबल्स के छिलके, वो सारे पील्स होते हैं, PEELS, छिलके मतलब पील्स। तो उनके जो पील्स होते हैं, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के जो पील्स होते हैं, आपकी मम्मा डस्टबिन में डालती हैं, या तो क्या करती हैं, गाय को खिलाती हैं। अगर वो डस्टबिन में डाल रही हैं और समझो आगे वो कहीं कचरे में जा रहा है, तो वो जो वेजिटेबल या फ्रूट का पील है वो गलने में, मतलब उसको एकदम गलने में, वो गायब होने में 1 से 2 हफ्ते लगते हैं। वो गायब कैसे होता है, कोई भी वस्तु है एटमॉस्फेयर में, अगर हम कोई भी एनवायरनमेंट में कोई भी चीज ऐसे पड़ी होती है, उस पर बैक्टीरिया एक्ट करती है, बैक्टीरिया, ठीक है। आप देखोगे छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते हैं, प्लांट्स टूट के पड़े होते हैं, तो वो जो प्लांट्स है धीरे धीरे मतलब गायब हो जाते हैं। वो कहाँ गायब होते हैं, धीरे धीरे उनको बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है। तो ये जो डिकम्पोज, घुलने का काम कोई 1-2 दिन का नहीं होता है, बहुत लंबा समय लगता है किसी भी चीज को घुलाने के लिए। पर प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जो कभी भी घुल नहीं सकती, मतलब प्लास्टिक ऐसी चीज है कभी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। आपने फ्रूट के छिलके बाहर फेंके, वो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। आपने पेपर फेंका बाहर, वो भी गायब हो जाएगा कभी ना कभी, उसको भी 30 डेज लगते हैं डिकम्पोज होने में। आपने कपड़ा, इवन कॉटन का कपड़ा आपने फेंका, वो भी थोड़े टाइम में डिकम्पोज हो जाएगा, उसको भी कपड़े को भी गायब होने में, मतलब डिकम्पोज होने में 2 से 5 महीने लगते हैं। वुड, लकड़ा भी आप उसको भी गायब होने में 10 से 15 साल लगते हैं। 10 से 15 साल में तो लकड़ा भी खत्म हो जाता है, ठीक है। और फिर इसके अलावा वुलन क्लोथ्स, हमारे जो वुलन क्लोथ्स अगर आप फेंक देते हो तो उसको भी घुलने में या खत्म होने में 1 साल लगेगा, वो भी गायब हो जाएगा 1 साल में। एल्यूमिनियम्स और बाकी केन्स, मतलब एल्यूमिनियम के वो जो बर्तन केन होते हैं, वो अगर आप फेंकते हो तो उनको भूलने में 100 से 500 साल लगते हैं, ठीक है। इसलिए जो सालों साल पुराने बर्तन होते हैं, आपकी दादी ने यूज किए होते हैं, तो आपकी मम्मी यूज कर रही है, मम्मी भी शायद रखेगी किसी के लिए, ठीक है। तो ऐसे मतलब बर्तन 100 से 500 साल लगते हैं। और प्लास्टिक बैग्स है ना, उनका तो टाइम ही फिक्स नहीं है, मतलब 100 से 500 साल क्या, उससे भी आगे टाइम लगाएंगे, कोई टाइम फिक्स नहीं है प्लास्टिक के डिकम्पोज होने का। तो देखो 2 कैटेगरीज होती हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, घुल जाना, डिकम्पोज हो जाना बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के एक्शन, बैक्टीरिया की हरकत की वजह से डिकम्पोज हो जाना। और
नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है? डिकम्पोज नहीं होना, जैसे कि प्लास्टिक है, केन्स हैं, एल्यूमिनियम की चीजें, ठीक है, ये सब गायब नहीं होती हैं, बहुत सालों साल लग जाते हैं पर ये गायब नहीं होती हैं, ठीक है। तो डिफाइन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल? क्वेश्चन लिखें। Define biodegradable material, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या है? पेज नंबर 38 आपकी एनसीईआरटी की साइंस की टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 38 पे प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट एक टॉपिक है, प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। उसमें सेकेंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन, ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन, अ मटीरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटीरियल। यहाँ तक टिक करो, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल मटीरियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल क्या है? पेज नंबर 38 पे वही सेकेंड पैराग्राफ में बायोडिग्रेडेबल के बाद तुरंत चालू होगा, मटीरियल विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस इज टर्म्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब जो आराम से घुलेगा नहीं और नेचुरल प्रोसेसेस से तो बिल्कुल नहीं घुलेगा, मतलब बैक्टीरिया वगैरह से तो नहीं घुलेगा, उसके लिए आपको कुछ प्रोसेसेस कराने पड़ेंगे फैक्ट्रीज वगैरह में उसको डिकम्पोज कराने के लिए, ठीक है। पेज नंबर 38 पे पूरी एक टेबल बनी हुई है कि कौन कौन से कचरे हैं, कौन कौन से वेस्ट हैं जिनको घुलने में कितना कितना टाइम लगता है और वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। जैसे पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, ठीक है, अगर छिलके हैं फ्रूट के, वेजिटेबल के या बचा हुआ खाना, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ्स मतलब बचा हुआ खाना, तो इनको घुलने में कितना अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन टू डीजनरेट, इनको घुलने में, इनको डिकम्पोज या डीजनरेट होने में कितना टाइम लगता है? 1 to 2 वीक्स, 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं। नेचर ऑफ मटीरियल, इनका जो मतलब कैसे मटीरियल वो जल्दी घुल जाते हैं तो बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। इसके बाद पेपर है, पेपर को घुलने में 10 to 30 डेज लगते हैं और वो भी बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन है, ये सारा मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। ये पूरी टेबल में आप देखोगे जिनको सबसे ज्यादा टाइम डिकम्पोज या डीजनरेट होने में लग रहा है वो है टिन, एल्यूमिनियम एंड मेटल कैन्स, उनको 100 से 500 ईयर्स लगते हैं, 100 to 500 ईयर्स, ठीक है, तब तक वैसे ही पड़े रहेंगे। और प्लास्टिक बैग्स तो उन्होंने साल भी मेंशन नहीं किए, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब डिकम्पोज होंगे ही नहीं ऐसा समझ लो, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आप देखें कि ये घुलते ही नहीं है, प्लास्टिक है, ये नेचर में हमेशा रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो आप सोचोगे कि प्रॉब्लम क्या है, नेचर में है तो है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, प्लास्टिक है। तो देखो हम है ना आजकल मतलब प्लास्टिक पे बहुत निर्भर हो गए हैं। फ्रूट, वेजिटेबल या छोटी मोटी चीज, इवन एक पेंसिल, रबड़ या एक कंपास भी लेने जाते हैं बाजार में तो हम प्लास्टिक का कैरी बैग मांग लेते हैं, दुकानदार से पॉलिथीन बैग मांगते हैं कि भाई ले जाने के लिए चाहिए कुछ, ठीक है। हमें आदत नहीं है घर से कपड़े की थैली या घर से अपना बैग ले जाने की, हमको आदत है दुकानदार से पॉलिथीन मांगने की, ठीक है। तो ये मतलब ये जो पॉलिथीन है, ठीक है, तो पॉलिथीन खराब क्यों है? क्योंकि वो घुलती ही नहीं है। आज आपने अगर पॉलिथीन डस्टबिन में फेंकी तो वो डस्टबिन मतलब वो कहीं वो एक जगह इकट्ठी होगी पर घुलेगी नहीं, मतलब वो कभी गायब नहीं होगी हमारे नेचर से। अब आप सोचोगे है तो क्या प्रॉब्लम है, इतना हमारे नेचर में इतनी सारी गंदगी है तो थोड़ी और सही, पर देखो ये एक तो सबसे पहले ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं है, मतलब हमारे जो नेचर इन्वायरमेंट के लिए प्लास्टिक अच्छा नहीं है,
क्योंकि इससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। मतलब इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्या होता है, एक गंदगी फैलती है इन्वायरमेंट में। बर्निंग प्रोसेस इन द इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट इजीली इन द इट रिलीज। अगर हम इसको जला के इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जैसे हम बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने कहा आपको खुद से घुलेगी नहीं, खुद से डिकम्पोज या डिजनरेट नहीं होगी, बैक्टीरिया से नहीं होगी, मतलब नेचुरली डिजनरेट नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, नेचुरली नहीं होगी तो हम लोग अपने रीत से इसको डिकम्पोज करेंगे प्लास्टिक को। तो हम अगर इसको जलाते हैं, प्लास्टिक को जलाते हैं, तो वो पूरी तरह से जलती भी नहीं है और बहुत लंबा समय लगाती है जलने में, और जलने के बाद ये बहुत ज्यादा पॉइजनस गैसेस रिलीज करती है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एकदम काली काली गैस निकलेगी अगर प्लास्टिक को जलाते हैं, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इससे एयर पॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो ये प्लास्टिक है, और इवन आप देखोगे ये जो प्लास्टिक है इवन एनिमल्स के लिए भी अच्छी नहीं है। आप देखेंगे जो एनिमल्स हैं वो हमेशा गार्बेज की जगहों पे पाए जाते हैं, जहाँ कचरा पड़ा होता है वहाँ हमेशा वो अपना खाना ढूंढते हैं। अगर बाय चांस वहाँ उस जगह पे प्लास्टिक हुआ तो वो लोग प्लास्टिक निगल जाएंगे, ठीक है। अगर वो प्लास्टिक निगल गए तो उन्हें रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होंगी, चोक हो जाएगा उनका जो उनका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो चोक हो जाएगा, वो मर भी सकते हैं, ठीक है। उनके जो उनकी स्टमक है उसकी लाइनिंग पे स्टमक पे उनके ये सारा प्लास्टिक जमा होता जाता है। इवन काउज वगैरह हैं, इनको डिलीवरी के टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है प्लास्टिक की वजह से, क्योंकि काव है वो हमेशा गंदगी में, मतलब वो अपना खाना ढूंढती हैं, तो वो प्लास्टिक भी खा जाती हैं और बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होता है डिलीवरी के टाइम, इवन मर भी जाती हैं काउज वगैरह। तो इस तरह से जो प्लास्टिक, क्योंकि नासमझ जानवर हैं, इन्हें पता नहीं है इन्हें क्या खाना है, इन्हें कचरे के डब्बे में अगर रोटी दिखी है और वो अगर प्लास्टिक में रैप्ड है, किसी ने प्लास्टिक की थैली में डाल के फेंकी है, तो वो भी खा जाएगा, ठीक है। मतलब आप अगर प्लीज प्लास्टिक फेंका मत करो इधर उधर। इवन जो ये एनिमल्स हैं उनका आप सोचा करो, वो खा जाएंगे, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, उनमें समझ नहीं है, पर आप में तो समझ है ना, तो ऐसे फेंका नहीं करो आप, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाई इट इज नॉट एडवाइजेबल टू यूज प्लास्टिक। व्हाई using plastic is not advisable, ठीक है। प्लास्टिक यूज करना क्यों एडवाइजेबल नहीं है भाई, प्लास्टिक मत यूज करो, क्यों ऐसा बोला जाता है। तो पेज नंबर 39 पे पहली लाइन, उस पेज की पहली लाइन, प्लास्टिक टेक्स, सिंस नहीं लिखना, अच्छा लिख दो सिंस भी, सिंस प्लास्टिक टेक्स इन सेवरल इयर्स टू डिकम्पोज इट इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। पहली पॉइंट ये लिखोगे कि क्योंकि प्लास्टिक को बहुत साल लग जाते हैं घुलने में, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। इसके बाद दूसरी पॉइंट क्या लिखोगे, इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंड, अच्छा ये लिख दी। दूसरी पॉइंट, इट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। दूसरी पॉइंट क्या लिखोगे, इट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। तीसरी पॉइंट क्या लिखोगे, बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कंप्लीटली बर्न इजीली। और इसके अलावा कोई भी सिंथेटिक मटेरियल है वो जल्दी जलता नहीं है, और वो प्रोसेस, उसको जलाने का प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन द प्रोसेस it releases lot of poisonous fumes in the atmosphere causing air pollution, ठीक है। तो ये 4 कारण हैं जिसकी वजह से प्लास्टिक एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। प्लास्टिक एडवाइजेबल नहीं है या प्लास्टिक एनवायरमेंट फ्रेंडली क्यों नहीं है, तो ये 4 कारण हैं, ठीक है। तो क्या क्या लिख सकते हैं आप, इट इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली,
Since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly. It causes environmental pollution. Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burnt easily. In the process, it releases lot of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. ठीक है, तो ये 4 चीजें हैं जो कि प्लास्टिक यूज करने से प्रॉब्लम करती हैं। मतलब ये 4 चीजें आप लिख सकते हो प्लास्टिक के डिसएडवांटेज में, कि प्लास्टिक के अगर कोई आपको बोले डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक बोलो, तो डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक भी यही क्वेश्चन में ऐसे लिख सकते हो, डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक्स। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई क्या खराबियां हैं प्लास्टिक यूज करने में। ठीक है, तो ये 4 नुकसान है प्लास्टिक यूज करने से। ठीक है, इसके अलावा ये 4 तो मैंने लिखा है, 5वां वही कि भाई कचरे से ये जानवर ये प्लास्टिक खा जाते हैं, उनका गला चोक हो सकता है, उनको और रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकती हैं, वो मर भी सकते हैं। एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, प्लास्टिक जब हम इधर उधर फेंकते हैं तो उसकी वजह से गटर वगैरह भर जाते हैं। ठीक है, ड्रेन्स वगैरह भर जाते हैं और वो मतलब भर जाते हैं तो वो भी प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, गटर भर जाए तो इस तरह से ये 2 और आप लिख सकते हो अगर आपको लिखना है। ये 2 आपके वो ऑरेंज बॉक्स में पूरा समझाया गया है। ये जो नीचे इसके ऑरेंज बॉक्स है, ये एनिमल वाली बात और के ड्रेन्स बाई प्लास्टिक की वजह से गटर भी भर जाता है, वो वाली बात भी नीचे समझाई गई है। ठीक है, अच्छा अभी हम क्या कर सकते हैं ये प्लास्टिक एनवायरनमेंट को खतरा ना पहुंचाए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मतलब हाउ कैन वी what are the ways to get rid of harmful effects of plastic। ठीक है, आप प्लास्टिक के खतरे से खुद को कैसे बचा सकते हो। ठीक है, व्हाट आर द वेज, क्या तरीके हैं टू गेट रिड ऑफ। रिड ऑफ मतलब फ्री कैसे हो सकते हो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक, खुद को आप प्लास्टिक के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उससे कैसे बचा सकते हो, कैसे खुद को फ्री कर सकते हो प्लास्टिक के खतरे से। पेज नंबर 39 पे पहली लाइन, सबसे पहली लाइन राइट साइड में, अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, सबसे पहला काम तो यही करो, प्लास्टिक यूज करो ही मत, करोगे ही नहीं तो कोई एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन भी नहीं होगा, सबसे पहली बात। फिर नेक्स्ट पॉइंट, मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। दूसरी चीज ये कर सकते हो, कभी भी शॉपिंग पे जाओ तो क्लोथ का बैग या जूट का बैग ले जाओ। ठीक है, जूट का मतलब मटेरियल होता है थोड़ा सा हार्ड। ठीक है, वो मतलब वो भी एज ए बैग यूज होता है। तो आप शॉपिंग करने जाओ तो कोई भी बैग या जूट बैग ले जाओ। ठीक है, मतलब प्लास्टिक सामने वाले से ना मांगनी पड़े वैसा करो। तीसरी चीज, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। ठीक है, तीसरी चीज आप ये कर सकते हो, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, मतलब जो घुलता है और जो नहीं घुलता है। जब आप डस्टबिन बनाओ तो ऐसे 2 डस्टबिन बनाओ, एक में गीला कचरा डालो, दूसरे में सूखा कचरा डालो। गीले कचरे में मतलब जैसे कि आपके ये फ्रूट पील्स और चाय पत्ती हुई, ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें गीले कचरे में डालो, और जो सूखा कचरा है उसमें प्लास्टिक और पॉलीथीन्स ऐसी ऐसी चीजें डालो जो घुलती नहीं है। ठीक है, ये ऐसा सिस्टम बहुत सारी जगहों पे चल भी रहा है हमारे देश में, जो कचरे की गाड़ियां आती हैं, इवन फॉरेन में ऐसा चलता ही है। ठीक है, बाय बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उनके लिए 2 डस्टबिन बनाने की। ठीक है, आपके घर में 2 डस्टबिन होनी चाहिए, एक डस्टबिन में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होना चाहिए
और दूसरे में नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, इसमें क्या क्या डालोगे? इसमें बायोडिग्रेडेबल में आप डाल सकते हो पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कोई खाना बच गया, ठीक है, लेफ्ट ओवर फूड, ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में जो घुलती नहीं है, जैसे प्लास्टिक, ठीक है, मिल्क के रैपर, मिल्क के पैकेट, ठीक है, रैपर्स, ठीक है, पॉलीथीन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, घर में 2 डस्टबिन रख सकते हो, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की। ठीक है, तो इस तरह से भी आप मतलब सेपरेटली उसको अगर मतलब अलग से फेंकोगे तो मतलब जो कचरे वाले आते हैं उनको आसानी होगी, क्योंकि उनको आगे जाके वो अलग भी करना पड़ता है, तो आप ही अलग करके दे दिया करो। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स। ठीक है, मतलब ये 3 चीजें आप कर सकते हो प्लास्टिक से बचने के लिए। ठीक है, और लास्ट में लिख रहे हैं कि हो सके तो आप भाई प्लास्टिक को रिसाइकल भी करो। रिसाइकल मतलब प्लास्टिक भाई एक जैसे यूज हो गया तो भाई आप उसको पिघला के दूसरी वस्तु बना लो। भाई थर्मोप्लास्टिक पिघला के आप दूसरी वस्तु बना सकते हो, पर एक बात है, जब पिघला के दूसरी वस्तु बनाई जाए प्लास्टिक में से तो वो पर आप खाने में नहीं यूज कर सकते, मतलब खाने की चीजें स्टोर करने में वो यूज नहीं आएगी। ठीक है, खाना खराब हो जाएगा उसमें, मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स आ जाएंगे। तो आप देखो प्लास्टिक के बहुत ऐसे डिसएडवांटेजेस भी हैं, बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको प्लास्टिक के लिए 5 R अपनाने पड़ेंगे। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अगर आप भारत के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो तो अच्छा, इसकी 3 लाइनें लिखी। व्हाट आर द वेज टू गेट रिड ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक, कैसे बच सकते हो। पेज नंबर 39 पे फर्स्ट लाइन, अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। सेकेंड पॉइंट, मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। तीसरा, द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हो। अच्छा, मतलब एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप क्या कर सकते हो, 5 R, कौन से 5 R अपना सकते हो। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कौन से 5 R अपना सकते हो, 5 Rs। कौन से 5 R अपना सकते हो। तो पहला R है 5R। ठीक है, पहला R है रिड्यूस। पहला R है रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको 5 R अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको 5 R अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, पहला क्या है, रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस। दूसरा है रीयूज। तीसरा है रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज। ठीक है, तो पहला क्या है, 5 R प्रिंसिपल, इसे 5 R प्रिंसिपल बोला जाता है। ठीक है, 5 R प्रिंसिपल, ये 5 R प्रिंसिपल है जो आपको अपनाना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते। ठीक है, ये 5 R कौन से हैं, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक कम यूज करो। रीयूज, रीयूज प्लास्टिक मतलब एक बार यूज करने के बाद फेंक नहीं दो, उसको घड़ी घड़ी यूज करते रहो ताकि वो एटमॉस्फेयर में जाके पॉल्यूशन ना फैलाए। फिर तीसरा है रिसाइकल। ठीक है, प्लास्टिक्स को रिसाइकल करो। ठीक है, चौथा R है रिकवर। ठीक है, उसकी मतलब आप जो प्लास्टिक है उसको वापस नेचर से वापस लो। अगर आपने फेंका है तो फिर मतलब आप देखते हो कचरे बीनने वाले वगैरह होते हैं, वो इकट्ठा करते हैं, वो रिकवरी करते हैं। ठीक है, जो प्लास्टिक इधर उधर फेंकते हैं उसको इकट्ठा करो। रिफ्यूज, ठीक है, मतलब रिफ्यूज द यूज ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, रिफ्यूज करो कि करना ही नहीं है, यूज ही नहीं करना है। ठीक है, तो ये 5 R एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपना सकते हो, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज। ठीक है,
तो ये 5 चीजें आप कर सकते हो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते। और क्या क्या कर सकते हो आप, जो प्लास्टिक बैग्स हैं या वो रोड्स या पानी में ना फेंकें। इसके अलावा आप इवन स्कूल में भी लंच ले जाते हैं, वो प्लास्टिक के डब्बों में ना ले जाके स्टील के डब्बों में ले जाएं, ठीक है। तो इस तरह से आप एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लास्टिक से होने वाले खतरों से बचा सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये चैप्टर पूरा कर लिया। फाइनली हमने मोस्टली सब कुछ बहुत अच्छे से कवर किया। अब हम एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है पेज 41 पे, ठीक है, पेज 41 पे क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज में पेज 41 पे एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 देखें। आपको क्वेश्चंस भी लिखने हैं और आंसर्स भी लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस भी लिखेंगे और आंसर्स भी लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखेंगे? क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई तो हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज पेज 41 पे क्वेश्चन 1, ठीक है। पेज 41 का क्वेश्चन 1, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? मार्कर। पेज 41 का क्वेश्चन 1 एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक, ठीक है। कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक क्यों क्या कहा जाता है, इसका आंसर क्यों कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक कहा जाता है। तो सम फाइबर्स बिकॉज दे आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, द रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सिंथेटिक फाइबर्स आर पेट्रोकेमिकल्स। तो आंसर क्या लिखेंगे? बिकॉज दे are made by human कौन बनाता है इन्हें? बिकॉज दे आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। और दूसरी चीज द रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सिंथेटिक फाइबर्स आर पेट्रोकेमिकल्स। द रॉ मटेरियल्स यूज्ड for making synthetic fibers are petrochemicals, ठीक है। तो मतलब क्यों उन्हें सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है? क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाए जाते हैं और जो उनमें रॉ मटेरियल्स लगते हैं वो सिंथेटिक, जो उनमें रॉ मटेरियल्स लगते हैं वो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए उन्हें सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक मतलब जो अननेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो, तो इसीलिए क्योंकि वो पेट्रोकेमिकल से बनते हैं और ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 है मार्क द करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर को मार्क करो। रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज। रेयन क्यों अलग है सिंथेटिक फाइबर से? A, it has a silk-like appearance. B, it is obtained from wood pulp. Its fibers can also be woven like those of natural fibers. रेयन क्यों बाकी सिंथेटिक फाइबर से अलग है? क्योंकि बाकी सारे सिंथेटिक फाइबर्स पेट्रोकेमिकल्स से आते हैं, जबकि रेयन वुड पल्प जो कि एक प्लांट सोर्स है, प्लांट से मतलब वुड पल्प प्लांट से बनता है, मिलता है, तो इसीलिए वो रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, ठीक है। क्वेश्चन 2 का बी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? बी। बी पे टिक करो, टिक द करेक्ट आंसर में बी पे टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड और आर्टिफिशियल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स को मैन मेड या आर्टिफिशियल फाइबर भी कहा गया है। क्वेश्चन 3 के ए में आंसर क्या लिखेंगे? सिंथेटिक मैन मेड या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लैंक और ब्लैंक, तो मैन मेड या आर्टिफिशियल, ठीक
ठीक है। फिर बी, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड, सिंथेटिक फाइबर किससे बनते हैं? तो पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। ये तो बहुत आ गया। तो सी, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो अ ब्लैंक, सिंथेटिक फाइबर्स की तरह प्लास्टिक भी क्या है? पॉलीमर है। प्लास्टिक इज अ पॉलीमर, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर है, प्लास्टिक भी क्या है? पॉलीमर। क्वेश्चन 4, गिव एग्जांपल्स व्हिच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, नायलॉन फाइबर स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसके एग्जांपल्स दो। तो उसके एग्जांपल्स ही उसके एग्जांपल्स है, मतलब पैराशूट, रोप्स, ये सारी चीजें नायलॉन से ही बनती हैं। इसका मतलब क्या है? पैराशूट, रोप, रस्सी, माउंटेन चढ़ने की रस्सी, मतलब स्ट्रॉन्ग होगी तभी तो लोग यूज करते हैं, वरना तो सीधा मतलब जान चली जाए, ठीक है। तो यही इनके एग्जांपल्स है कि ये स्ट्रॉन्ग है। तो क्वेश्चन 4, गिव एग्जांपल्स व्हिच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। पैराशूट्स, रोप्स यूज्ड फॉर माउंटेन क्लाइंबिंग एंड टेंट्स। आंसर, पैराशूट, ropes used for mountain climbings, parachute, ropes used for mountain and tents, और टेंट भी नायलॉन के बनते हैं, एंड टेंट्स, ये तीन चीजें नायलॉन की बनती हैं। आर टेंट्स आर मेड ऑफ नायलॉन, this indicates that मतलब ये तीनों चीजें बन रही हैं, तो इसका मतलब यही हुआ ना, दिस इंडिकेट्स दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस इंडिकेट्स दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मतलब पैराशूट, रोप्स, ये सारी चीजें हैं जो कि टेंट्स, ये तीनों चीजें नायलॉन की बनती हैं, और ये चीजें मजबूत होनी चाहिए, नहीं हो तो जान भी जा सकती है। तो इसलिए ये क्या दिखाता है कि नायलॉन फाइबर्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड, ठीक है। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि एक्सप्लेन करो कि प्लास्टिक कंटेनर्स खाना रखने में क्यों काम आते हैं, ठीक है। तो तीन चीजें इसके, प्लास्टिक कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड बिकॉज, क्वेश्चन 5 का आंसर लिखेंगे, क्या है तीन चीजें? मेरे ख्याल से मैंने आगे भी ये क्वेश्चंस में लिया है। क्वेश्चन 5, तो क्या है? तीन कारण लिखो आंसर में। पहला कारण, because plastic does not react with food, air or water, because plastic does not react with food, air, water, ठीक है। प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता है फूड, एयर या वाटर से, प्लास्टिक डज नॉट रिएक्ट विथ फूड, एयर और वाटर। दूसरा, प्लास्टिक इज स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट, वो मजबूत होता है और हल्का भी होता है। प्लास्टिक इज स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट, ठीक है, मजबूत और हल्का दोनों होता है। सी, प्लास्टिक कंटेनर्स कम इन मैनी डिफरेंट साइज, शेप एंड कलर, ठीक है। प्लास्टिक कंटेनर्स comes in different size, shapes and colors, ठीक है। जो प्लास्टिक कंटेनर्स हैं वो अलग अलग साइज, शेप्स और कलर्स में आते हैं, ठीक है। तो यही तीन कारण है कि वो खाने की चीजें स्टोर करने में काम आते हैं, कि प्लास्टिक रिएक्ट नहीं होते फूड, एयर और वाटर से, ठीक है।
दूसरा कारण है स्ट्रॉन्ग होते हैं, हल्के होते हैं। तीसरा कारण है अलग अलग साइज, शेप और कलर्स में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। डिफरेंस लिखना है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, क्या लिखेंगे? थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का डिफरेंस, पहला इट कैन बेंड इजीली, इट ब्रेक्स ऑन बेंडिंग। ठीक है, पहला है इट कैन बेंड इजीली। ठीक है, ये आराम से मोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, मरोड़ सकते हो, पर इसको अगर मोड़ने की कोशिश करोगे तो ये टूट ही जाएगा। ठीक है, इट ब्रेक्स ऑन बेंडिंग। सेकेंड, ऑन हीटिंग इट गेट्स डिफॉर्म्ड, मतलब आप हीट करोगे तो ये अपनी शेप बदल देगा। ठीक है, ऑन हीटिंग इट गेट्स डिफॉर्म्ड। ठीक है, अगर आप हीट करोगे तो ये अपनी शेप बदल देगा, और इसमें हीटिंग हैज नो इफेक्ट ऑन इट। ठीक है, इसमें हीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हीटिंग हैज नो इफेक्ट ऑन इट। ठीक है, ये हीटिंग पे बैंड हो जाएगा, मतलब हीट करने पे ये डिफॉर्म, मतलब हीट करोगे तो अपनी शेप बदल देगा, और ये हीट करोगे तो भी अपनी शेप नहीं बदलेगा। ठीक है, थर्ड नंबर, इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, इसको आप घड़ी घड़ी यूज कर सकते हो। ठीक है, इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, मतलब आप जैसे कंटेनर्स हैं, प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं, घड़ी घड़ी यूज कर सकते हो। ठीक है, जबकि इट कैन नॉट बी रीयूज्ड, भाई एक बार ही लग गया। ठीक है, इट कैन नॉट बी रीयूज्ड। ठीक है, ये वाले पॉइंट स्किप करो, ये बेकार पॉइंट है, ये स्किप करो। ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। थर्ड नंबर देखो, इट कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप ऑन हीटिंग, इट कैन बी मोल्डेड ओनली वंस ऑन हीटिंग। इट कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप्स, इसको आप अलग अलग शेप्स में मोल्ड कर सकते हो। ठीक है, इट कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप्स ऑन हीटिंग। आप इसको गर्म करोगे तो ये आप आराम से मोल्ड कर पाओगे। ठीक है, और इट कैन बी मोल्डेड ओनली वंस ऑन हीटिंग। इट कैन बी मोल्डेड, एक ही बार इसको मोल्ड कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ, इसका एग्जाम्पल पॉलीथीन, पीवीसी। ठीक है, एग्जाम्पल्स पॉलीथीन, पीवीसी। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, और इसके एग्जाम्पल्स हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। ठीक है, बेकेलाइट और मेलामाइन है। ठीक है, एग्जाम्पल्स सॉरी। तो इस तरह से ये चार डिफरेंस हैं। इट कैन बी बेंड इजीली, इट ब्रेक्स ऑन बेंडिंग, ऑन हीटिंग इट गेट्स डिफॉर्म्ड, हीटिंग हैज नो इफेक्ट ऑन इट, मोल्डेड, कांट बी मोल्डेड, पॉलीथीन, पीवीसी और बेकेलाइट, मेलामाइन। ठीक है, चार डिफरेंस लिख सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, ये लेक्चर नंबर 33 है जिसका 3 गायब लगा पड़ा है। लेक्चर नंबर 33 है भाई, 3 नहीं है, ठीक है, 3 गायब लगा पड़ा है लेक्चर में से। 33 लेक्चर कंप्लीट कर लिया आपने, बधाई हो। चलो यहाँ पे क्वेश्चन 7, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, क्वेश्चन 7 बताओ कि नीचे लिखी हुई चीजें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की क्यों बनती हैं। अब मैं डिक्टेट करती हूँ, आप आंसर लिखना। ठीक है, ए सॉस पैन हैंडल्स। ठीक है, सॉस पैन हैंडल्स का मतलब वो किचन में जो यूज होते हैं बर्तन, उनके जो हैंडल हैं जो वो क्यों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या बेकेलाइट के या मेलामाइन के क्यों बनते हैं। तो बिकॉज पहले का आंसर ए सॉस पैन हैंडल में लिखो, उसका आंसर लिखो ए। आंसर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। Thermosetting plastic is a bad conductor of heat and does not deform on heating. ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है और वो मतलब आपको पता है हम जब वो पकाते हैं खाना तो हैंडल को भी गर्मी मिलती है, तो वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो क्या होगा, वो मुड़ेगा नहीं। तो क्या लिखोगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड डज नॉट डिफॉर्म ऑन हीटिंग। ठीक है, वो मुड़ेगा नहीं, आप उसको गर्म करोगे, डज नॉट डिफॉर्म ऑन हीटिंग। ठीक है, बी इलेक्ट्रिक प्लग स्विच प्लग बोर्ड्स, तो उसका क्या लिखोगे, बिकॉज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, प्लग्स की बात है तो इलेक्ट्रिसिटी, एंड हैंस रिड्यूस द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, शॉक लगने का रिस्क कम रहता है अगर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का प्लास्टिक है तो। ठीक है, इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, क्वेश्चन 8, कैटेगराइज द मटेरियल्स ऑन द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। जिसको रिसाइकल कर सकते हो उसको एक बाजू लिखो, रिसाइकल जिसको रिसाइकल कर सकते हो उसको एक बाजू लिखो, और कैन नॉट रिसाइकल को एक बाजू। ठीक है, तो रिसाइकल किसको कर सकते हो, कैन नॉट रिसाइकल। तो पहले मैं रिसाइकल के आंसर्स बोल देती हूँ। क्वेश्चन 8 में चीजें लिखी हुई है, उनको डिवाइड करना है रिसाइकल और कैन नॉट रिसाइकल में। रिसाइकल में क्या क्या लिखोगे, प्लास्टिक टॉयज, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन्स, प्लास्टिक बाउल्स, प्लास्टिक चेयर्स। ठीक है, इन सब चीजों को आप रिसाइकल कर सकते हो। ठीक है, फिर से अगर टूट गया तो फिर पिघला के मरोड़ के कुछ और बन सकता है। ठीक है, प्लास्टिक टॉयज, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन्स, प्लास्टिक बाउल्स, प्लास्टिक चेयर्स। ठीक है, ये सारे रिसाइकल में। और कैन नॉट रिसाइकल में टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स, कुकर हैंडल्स। कुकर हैंडल्स क्यों, क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, वो नहीं होगा। फिर प्लास्टिक कवरिंग्स ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर के जो ऊपर का हिस्सा है उसको भी आप रिसाइकल नहीं कर सकते हो। प्लास्टिक कवरिंग ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स और इलेक्ट्रिक स्विचेस, मतलब जो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनते हैं उन्हें आप रिसाइकल नहीं कर सकते हो। 9th, Rana wants to buy shirts for summer. Should he buy cotton shirts or shirts made from synthetic material? Advise Rana. राना को कपड़े खरीदने हैं समर के लिए, क्या वो कॉटन के खरीदे या सिंथेटिक खरीदे। तो मैंने ये बात पहले भी की है, कॉटन के खरीदने चाहिए। क्यों, क्योंकि कॉटन के कपड़ों में पोर्स होते हैं जिनकी वजह से हवा की आवाजाही रहती है, आपको ठंडक रहती है। आंसर लिखो, राना शुड बाय, लिखे आंसर, राना शुड बाय कॉटन शर्ट्स बिकॉज कॉटन हैज पोर्स, PORES। कॉटन कपड़े के अंदर छेद होते हैं। ठीक है, छेद ऊपर नहीं होते हैं वरना सब दिखेगा, अब ऊपर नहीं, अंदर कपड़े के अंदर। कॉटन हैज पोर्स दैट लेट द एयर इन एंड आउट। ठीक है, कॉटन में पोर्स होते हैं जो एयर को अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है। ठीक है, फुल स्टॉप। कॉटन क्लोथ्स सोक, SOAK, सोक मतलब सूखना, सोक, स्वेट, SWEAT। कॉटन क्लोथ्स हमारा पसीना सोक लेते हैं। कॉटन क्लोथ्स सोक स्वेट, SWEAT।
WEAT. While synthetic clothes does not have water absorbing property. While synthetic clothes have less water absorbing property. कम होती है, does not have नहीं. While synthetic clothes have less water holding capacity, वो कम पानी सोख सकते हैं. मतलब अगर आप सिंथेटिक क्लोथ्स पहनोगे तो आप गीले के गीले ही रहोगे, ठीक है, और कॉटन के पहनोगे तो पसीना सोख जाएगा, ठीक है. 10th नंबर, गिव एग्जांपल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन करोसिव इन नेचर. नॉन करोसिव इन नेचर है, उसका एग्जाम्पल लिखो. एग्जाम्पल मतलब करोसिव होने का मतलब जंग नहीं लगती है, तो लिखो एग्जाम्पल. वाटर, आंसर लिखो. वाटर इज केप्ट इन प्लास्टिक बॉटल्स. पहला एग्जाम्पल वो. दूसरा, पिकल्स एंड फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक कंटेनर्स. तो ये दो एग्जाम्पल हो गए ना, ये दोनों में जंग नहीं लगती है. फर्स्ट, वाटर केप्ट इन प्लास्टिक बॉटल्स. 2, पिकल्स एंड फूड आइटम्स आर स्टोर्ड इन प्लास्टिक कंटेनर्स, ठीक है. 11, शुड द हैंडल्स एंड ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल. कह रहा है जिसके मतलब टूथब्रश का आगे वाला हिस्सा अलग का बनता है और उसके ब्रिसल्स मतलब जिससे ब्रश करते हो और उसका डंडा, वो दोनों अलग अलग मटेरियल के बनते हैं. क्या वो एक ही मटेरियल के बनने चाहिए? तो आंसर नो. नो, because bristles must be soft, delicate. Because bristles must be soft and delicate to clean our teeth, while the handle should be hard. ठीक है, ब्रिसल सॉफ्ट होने चाहिए, उनसे दांत साफ होते हैं, और जो वो हैंडल है वो हार्ड होना चाहिए, ठीक है. 12th नंबर, अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल. कमेंट ऑन दिस एडवाइस. तो इसमें आंसर, आज मैंने जो क्वेश्चन लिखवाया था ना कि भाई प्लास्टिक का डेंजर क्या है, वो वाला आंसर लिख देना. आज ही हमने डिस्कस किया, मैंने टेक्स्ट बुक में से लिखाया था कि दे रिलीज पॉइजनस गैसेस, ये सारे वो 3-4 चीजें लिख देना, ठीक है. क्वेश्चन 12 आज ही लिखाया, वही लिख देना. क्वेश्चन 13, मैच द मटेरियल्स इन कॉलम ए विद देयर कैरेक्टरिस्टिक इन कॉलम बी. ठीक है, तो पॉलिस्टर के साथ मैच करो. पॉलिस्टर के साथ फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजीली. ठीक है, पॉलिस्टर में नहीं रिंकल नहीं होता है. टेफ्लॉन के साथ यूज्ड टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर. रेयन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प. और नायलॉन यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स. ठीक है, यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स. 14th नंबर, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है, जब हम सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं तो हमारा फॉरेस्ट बचता है. ये वाली चीज भी पहले आ गई है, वो आप देख लेना आगे में. ये सिंथेटिक कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट ये मैं करा चुकी हूँ क्वेश्चन. ठीक है, 15th नंबर क्वेश्चन कट कर दो, एक्टिविटी है वो नहीं करनी है. ठीक है, तो आज ये चैप्टर पूरा हुआ. करके मुझे व्हाट्सएप करना. थैंक यू.